जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आपको 2025 में दरोगा बनना है तो उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के थ्रू एक होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। तो उसी का आज डे 14 है। तो आज मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो अगर आपको इस होमवर्क सीरीज से जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन का जो होमवर्क सीरीज है ना, वहाँ पर मैं अपडेट कर देती हूँ और इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फटाफट जाके टेलीग्राम पर ऐड हो जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज डे 14 है और इसके सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि 13 फरवरी को ये क्लासेज हुआ है। टोटल 75 क्वेश्चन है, क्योंकि 100 में 75 जो है ना, वो मार्क्स लाना जो है मेन टारगेट है इस होमवर्क सीरीज का। तो हम लोग फटाफट इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज डे 40 हम लोग कवर करते हैं, जो कि 13 फरवरी 2025 को कवर करवाया गया है। तो सारे लोग आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। तो किसके द्वारा ये किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, जो कि 50वें नंबर के थे, DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे जो लेडी ऑफ जस्टिस है ना, पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट में जो महिला होती थी ना, जो एक तराजू पकड़ी होती थी और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी होती थी, ठीक है। उनका जो आँख होता था ना, वो बंद होता था, मतलब कपड़े से ढका हुआ होता था। और इसमें क्या है कि इनका आँख जो है ना, वो कपड़े से ढका हुआ नहीं है। एक महिला है, साड़ी पहनी हुई है और एक हाथ में वो तराजू ली हुई है और दूसरे हाथ में वो संविधान पकड़ी हुई है। इससे पता चलता है कि कानून अंधा अब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लाया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिए ये 50वें नंबर के चंद्रचूड़ जी थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो CJI है ना, वो 91 नंबर के बने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा, संजीव खन्ना, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। कोर्ट का जो वर्णन है ना, वो आपको भाग 5 के अंतर्गत 124 से लेके 147 आर्टिकल तक देखने को मिलेगा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पूर्व, मतलब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होता उससे पहले ही सरकार के गठन की प्रक्रिया से पहले उपराज्यपाल, जो कि जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है, उन्होंने विधानसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया है? तो ध्यान रखिएगा, मनोनीत या फिर नामित किया है। तो इन्होंने 5 सदस्यों को नामित किया है। सन 2022 में परिसीमन प्रक्रिया के तहत महिलाओं के लिए कितनी सीटें नामित करने के लिए सिफारिश किया गया था? तो देखिए ये जो 5 सीटें थी ना, इसमें से 2 सीटें महिलाओं के लिए था, ध्यान रखिएगा। तो यही है यहाँ पे पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को उन्होंने पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। आपको पता होगा कि अभी लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ये वाला जो विधेयक है ना, इसको लाया गया है। इसके तहत क्या है कि कोई भी बलात्कारी होंगे ना, उनको डायरेक्टली सजाए मौत है। तो ये काफ़ी अच्छा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहा गया है कि भारत में सेना और रेलवे के बाद चौथा बड़ा भू स्वामित्व वक्फ बोर्ड है। तो देखिए ये चौथा नहीं है, बल्कि ये तीसरे नंबर का है ये, तो ध्यान रखिएगा। तो ये इसका जो है ना, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां की अनुमति कीमत 1.2 लाख करोड़ की होती हैं क्या? तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ना, वो 1 और 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कौन से विधि आयोग की गठन की अधिसूचना जारी की गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि 23वें नंबर के विधि आयोग के गठन की सूचना भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लागू हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इनका टाइम पीरियड 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2037 तक का होगा। देखिए ये जो विधि आयोग होते हैं ना, इनका टाइम पीरियड 3 साल का ही होता है। भारत में पहले जो विधि आयोग बने थे सबसे पहले, ठीक है, वो 1834 में बनाया गया था।
ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो अध्यक्षता है ना वो लॉर्ड मैकाले ने करा था। यही मैकाले थे जिन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का उन्होंने सिफारिश किया था। उसके बाद भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी भाषा जो हायर एजुकेशन होता है ना वहाँ पे लागू किया गया था इन्हीं के कारण। और लागू किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। तो उस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली विधि आयोग कब बनी थी। तो याद रखिएगा 1955 में बनी थी स्वतंत्र भारत की पहली विधि आयोग, जिसकी अध्यक्षता CMC सीतलवारा ने करा था। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी जो है वो विधि आयोग के अध्यक्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्तमान में विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब तक का होगा। तो ये टाइम पीरियड मैंने बता दिया है, तो उसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन को आप 1-2 बार अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पीटी में 75 से ज़्यादा क्वेश्चन आप टच कर सको। अगला है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए मैंने भी बताया था 1955 में, और MC सीतलवार जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवार है। देखिए यहाँ पे पहला बोला है, ठीक है, स्वतंत्र भारत की। अगर बोलता भारत की पहली विधि आयोग का गठन कब हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाता? 1834 का लॉर्ड मैकाले। तो उसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून को कब और किसने मंजूरी दी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 से गृह मंत्रालय ने कहा कि ये जो 3 नए आपराधिक कानून है ना उसको लागू किया जाएगा, ठीक है। और भारत में जो बिहार है उसने पहली बार किस जिले में लागू किया है? क्योंकि आप बिहार से हो तो बिहार का याद रखना, ये सारण में फर्स्ट टाइम तीनों कानूनों को लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 को। और ये 3 कानून हैं क्या क्या, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ब्रिटिश भारत में जो है ना वो 3 कानून बनाए गए थे, और ये 3 जो थे ना वो आपराधिक कानून से संबंधित है। पहला था भारतीय दंड संहिता, जिसे IPC की धारा कहते हैं, 1860 में बनाया गया था। इसके जगह पे जो है ना वो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 आया, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आया था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आया था, ठीक है। इसके जगह पे क्या आया था? क्या आया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 इसकी जगह पे आया। तीसरा कानून है साक्ष्य एक्ट 1872 का, इसके जगह पे भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 को लागू किया गया। तो ये 3 कानून थे। 3 कानून को रिप्लेस करके उन्हीं की जगह पे जो है वो अलग अलग 3 कानून लाए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आनी ही आनी है, इसीलिए आप तीनों कानून को रट जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शत्रु एजेंट अध्यादेश को किस भारतीय राज्य के द्वारा लागू किया गया। सबसे पहले ये जो शत्रु एजेंट अध्यादेश है ना 2005-6 में आया था। ये कहता क्या है कि अगर आपने शत्रु मतलब अगर आपने आतंकवादियों का साथ दिया ना तो उस परिस्थिति में आप पे कार्रवाई चलाई जाएगी। तो ये जम्मू कश्मीर में ये आया हुआ है, इसे लागू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा 16वें वित्त आयोग बने हैं अरविंद पनगाड़िया जी, और इनका टाइम पीरियड जो है ना वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 2031 तक है। देखिए इनका टाइम पीरियड आप रट जाइएगा, विधि आयोग का जो टाइम पीरियड है वो भी रट जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम पीरियड ही पूछेगा, ठीक है। तो दोनों का टाइम पीरियड आप रट जाइएगा। अब देखिए ये वित्त आयोग की बात करते हैं, तो वित्त आयोग का जो गठन है ना वो आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया। इसका गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो इसका गठन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि जम्मू कश्मीर 2024 पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दिल्ली के LG की तरह अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर फैसले लेने का उनको जो अधिकार है उसको एक्सटेंड किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों का दोनों जो है ना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा योजना कब और किस राज्य में लागू हुआ है। तो अभी 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उस अवसर पे उन्होंने उड़ीसा में इस योजना का शुभारंभ किया है। इसमें महिलाओं को हर साल जो है वो 10,000 रुपये वित्तीय सहायता दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए सबसे अच्छा जो योजना है ना वो सुभद्रा योजना ही है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनावी फोटो पहचान पत्र EPIC किस संवैधानिक निकाय द्वारा जारी किया जाता है।
तो ये जो वोटर आईडी कार्ड होता है ना, वो चुनाव आयोग के द्वारा क्या होता है, जारी होता है। और इसमें कितने डिजिट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं ना कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो इसका डिजिट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो है वो टोटल 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पासपोर्ट धारक है ना, वो केरला में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसे हम IFSC कहते हैं, उनके अंतिम 6 अंक का जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले जो IFSC जो होता है वो बैंक से संबंधित होता है और ये कोड होता है। ठीक है, जो कि 11 डिजिट का कोड होता है। इसमें जो 11 डिजिट है ना, इसका जो 4 डिजिट होता है ना, वो बैंक का जो नाम होता है वो उसको बताता है। ठीक है, 1 डिजिट जो होता है वो 0 को दर्शाता है और बाकी का जो 6 डिजिट होता है वो किसे बताता है, तो बैंक की शाखा को बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक की शाखा का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है, तो याद रखिएगा नेपाल। नेपाल जो है वो भारत का UPI अपनाने वाला पहला देश है। अगर बात करते हैं भीम को अपनाने वाला, तो याद रखिएगा भूटान हो जाएगा। UPI का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो UPI का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 2016 से इसे लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था तथा शुरुआती दौर में कितने राज्यों में इसे लागू किया गया था। देखिए, वन नेशन वन कार्ड जो योजना है ना, वो 2019 में इसे शुरू किया गया था और शुरुआती टाइम में इसे 6 राज्यों में लागू किया गया था। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 36 जो स्टेट है, मतलब UT एंड जो स्टेट है ना, सबको मिला के 36 स्टेट में जो है इसे लागू किया गया। तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हुई थी। ठीक है, तो ये कब बात हुआ था, 2024 में। बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं तो ये 2017 में बात हुआ था और इसी के भी पे जो है वो GST आया था 1 जुलाई 2017 को। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब किया गया था। देखिए, श्रम योगी जो मानधन योजना की शुरुआत है ना, वो 2019 में किया गया था। इसमें क्या होता है ना कि 18 साल से लेकर 40 साल तक के जो लोग होते हैं वो प्रति माह 55 रुपये क्या करेंगे, वो जमा करेंगे। ठीक है, और जैसे ही इनकी उम्र 60 प्लस जाएगी, 60 ईयर से वो एक्स्ट्रा मतलब 60 से ज़्यादा साल के वो हो जाएंगे ना, तो उनको सालाना जो है, सालाना नहीं मंथली 3000 रुपये उनको दिया जाएगा। तो यही था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा राज्य के झारखंड से का शुभारंभ किया गया है। कि ये जो जन आरोग्य योजना जो है ना, इसी को हम लोग आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, जो कि 25 सितंबर 2018 से शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि 5 लाख प्रति परिवार जो है वो कवर दिया जाता है, स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। तो उसे ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड पहल कब और किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है 1998 में। बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई में है और ये शिवरमन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना किया गया था और उन्हीं के सिफारिश पे जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड की भी स्थापना मतलब शुरू किया गया था। तो ये समिति याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे समितियाँ जो होती है ना एग्जाम में काफ़ी पूछी गई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DPT का टीका किन बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा D से डिप्थीरिया हो जाएगा, P से काली खांसी हो जाएगा और T से टिटेनस हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRCTC का मुख्यालय कहाँ है और यह किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो देखिए IRCTC का जो मुख्यालय है ना वो नई दिल्ली में है और ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुरुआत कब और कहां से किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2015 में सूरजगढ़ राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अब क्वेश्चन है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे जीएसटी की बात किया जा रहा है, इसमें टोटल 15 डिजिट होता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग जीएसटी की, तो जीएसटी की जो स्थापना होती है ना, उसके लिए 101वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत ये जीएसटी लागू होती है। और 122वां संविधान संशोधन जो है ना, ये विधेयक पारित किया जाता है कहाँ पे, संसद में। तो दोनों को याद रखिएगा। जीएसटी से दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि जीएसटी को पहले जो है ना वो वैट टैक्स और सेल टैक्स के नाम से जाना जाता था, मतलब ये दोनों टैक्स को मिला के ही जीएसटी को बनाया गया था। बात करते हैं जीएसटी लागू कब होता है इंडिया में, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। जीएसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक समिति याद रखिएगा, विजय केलकर समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजय केलकर समिति के सिफारिश पे ही जीएसटी को लाया गया था। ये जो जीएसटी है वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओसीआई कार्ड की शुरुआत किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी तथा ओसीआई कार्य किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2005 का नागरिकता संशोधन जो विधेयक है उसके द्वारा, और ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ा सा यार सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं ये आपके लिए ही कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा बस आप सपोर्ट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित करने का जो अधिकार होता है वो किनके पास होता है। तो ये जो अधिकार होता है ना वो राष्ट्रपति महोदय के पास होता है कि वो किसी भी क्षेत्र को ना एससी और एसटी के रूप में जो है वो घोषित कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन की सिफारिश को कब और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था। देखिए यहाँ पे जो मंडल कमीशन की सिफारिश है ना, उसको 1889 से 90 के टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, ठीक है, उनके टाइम पीरियड में ही इसको लागू किया गया था। अब देखिए मंडल कमीशन कहता क्या है, तो ओबीसी के लिए जो 27% जो आरक्षण है ना, इसकी सिफारिश मंडल कमीशन के थ्रू ही किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू एक और इंदिरा साहनी जो केस मामला जो है ना, उसे भी ध्यान में रखिएगा। उसमें बताया गया था कि ओबीसी को जो है ना वो 50% से ज़्यादा आरक्षण कभी भी कोई भी स्टेट पार मतलब क्रॉस ना करे। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा नागरिकता से संबंधित भाग को कब लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा भाग 2 में इसका वर्णन है और 26 नवंबर 1949 को इसे लागू किया गया था। देखिए 26 नवंबर 1949 को ना संविधान को अंगीकृत किया जाता था, ठीक है, अंगीकृत किया गया था। उसी टाइम साथ में ही नागरिकता को भी लागू कर दिया गया था। देखिए भाग 2 में जो है ना 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। याद रखिएगा आर्टिकल 338 के बी में इनका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब किया गया और इसका संबंध किससे है। देखिए इसका शुरुआत जो है ना वो 25 दिसंबर 2014 से किया गया था। यूपी के बलिया से इसका शुरुआत किया गया था। इसका जो उद्देश्य है ना वो सार्वभौमिक टीकाकरण से है। तो क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही आता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो आपका ऑप्शन में होगा टीकाकरण, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका संबंध टीकाकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैविक राज्य और जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो ये देखिए सिक्किम जो है वो 2016 में जैविक स्टेट के रूप में घोषित कर दिया गया था। वहीं पे पांडिचेरी जो है ना वो यूटी में अगर बात करें तो पांडिचेरी हो जाएगा। दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है। याद रखिएगा इससे मीथेन गैस निकलती है। इसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है और इसी को जो है ना वो मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन गैस को भी, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ध्यान रखिएगा राइजोबियम जीवाणु जो होता है ना उसके कारण होता है। देखिए नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है ना ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो प्लांट है ना वो जीवित ही नाइट्रोजन पे रहते हैं, बट वो नाइट्रोजन वो स्वयं नहीं ले सकते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं, तो पौधे में जो जीवाणु होते हैं वो लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को तोड़ते हैं, तोड़ के जो है ना वो मिला देते हैं और उससे जो है ना पौधे उसे ग्रहण करते हैं एज अ भोजन के रूप में, फूड के रूप में, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया था। तो ध्यान रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आई थी, इन्हीं की सिफारिश पे जो है 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले इसे लागू किया गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा।
देखिए, पंचायत से एक और समिति का नाम याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति, ठीक है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के जस्ट बाद आती है। और ये जो है ना, ये आती हैं, याद रखिएगा, 1977 में आती है। हाँ, और ये जो है ना, वो पंचायतों के 2 स्तरीय की बात करती है। मतलब अशोक बलवंत राय मेहता समिति जो है ना, वो 3 स्तरीय पंचायत की वकालत करते हैं, लेकिन अशोक मेहता समिति जो है ना, वो 2 स्तरीय पंचायत की बात करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुआ पालन विश्व को क्या कहा जाता है। देखिए, जब केचुआ पालन जो होता है ना, उसको हम लोग वर्मी कल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को संपूर्ण भारत वर्ष में कब लागू किया गया था। देखिए, ये जो मनरेगा है ना, इसको पहले मनरेगा नहीं बल्कि नरेगा कहा जाता था, ठीक है, जो कि 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था, ठीक है। और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था और सितंबर आते आते पूरे जो है ना, वो इंडिया में इसे लागू कर दिया गया था। उसके बाद जब ये मनरेगा है ना, उसको नरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2008-9 में किया गया था। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब किया गया था। तो याद रखिएगा, 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा किया गया था और ये भारत में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन वाली योजना है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य हो उसे क्या कहते हैं। मतलब जो ट्रांसफ़र योग्य हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। और जो स्थानांतरण योग्य ना हो तो उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, याद रखिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा, आपका जीएसटी आ जाएगा। वहीं पे डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो जैसे कि इनकम टैक्स आ जाएगा, ठीक है, निगम कर आ जाएगा। इसके बाद उपहार जो टैक्स होता है ना, ये सब के सब जो है वो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। इनडायरेक्ट में बस आप जीएसटी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। और इसको लागू जो है ना, वो 1 जुलाई 2017 को किया गया था, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए 2 संशोधन को याद रखना है आपको। पहला तो 101वां संविधान संशोधन के थ्रू से लागू हुआ था और 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक था ना, वो संसद में पेश हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आय में वृद्धि हो और साथ में कर में भी वृद्धि हो जाए तो इस प्रकार के जो कर हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। इस प्रकार के कर को हम लोग प्रगतिशील कर कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसा भी बढ़ रहा है और टैक्स भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रगतिशील कर हो जाएगा। वहीं पे अगर पैसा बढ़ेगा, ठीक है, और जो टैक्स है ना, मतलब पैसा बढ़ा और टैक्स क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिगामी टैक्स कहेंगे, ठीक है। और वहाँ जहाँ पे पैसा भी बढ़ रहा, मतलब पैसा और जो टैक्स है ना, वो दोनों इक्वल हो, ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे संतुलित टैक्स हो जाएगा, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को अपनाया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो जीएसटी है ना, वो फ्रांस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था वर्ल्ड स्तर पे, और उसके बाद बाकी देशों लाए थे। लेकिन भारत जो है ना, वो भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से संबंधित है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि भारत ने कनाडा मॉडल पे के आधार पे जीएसटी को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है। तो ये जो है ना, वो राजस्व व्यय, मतलब राजस्व खर्च है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पारित किया गया था और कब किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहला बजट जो है ना, वो जेम्स विल्सन ने पारित किया था, 7 अप्रैल 1860 को किया था सबसे पहला बजट। बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बजट कब पेश की गई थी। तो याद रखिएगा, 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और ये किसके द्वारा पेश किया गया था, रखिएगा, सन्मुख शेट्टी के थ्रू इसे पेश किया गया था, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग कि गणतंत्र भारत की पहली बजट कब पेश किया गया, तो याद रखिएगा 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आ गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। वहीं पे गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया था, तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। अब देखिए, भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और बजट को पेश किया, तो वो थी इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी भारत की पहली वित्त मंत्री भी थी और भारत की पहली प्रधानमंत्री भी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पेपरलेस जो बजट है वो कब पेश किया गया। देखिए 2021 में पेश किया गया था, लेकिन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। ऐसे 3 व्यक्ति कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी, नेहरू जी और राजीव गांधी। तीनों के दोनों जो है ना वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उन्होंने बजट भी पेश किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो अंतरिम बजट पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 116 के तहत अंतरिम बजट का प्रावधान है। वहीं पे आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। जो कि नॉर्मल बजट होता है ना, उसका बजट का जो वर्ड है ना वो लिखा हुआ नहीं संविधान में, बल्कि उसको वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया। किसमें? तो आर्टिकल 112 में। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया। ध्यान रखिएगा 1987 में राजीव गांधी जी के द्वारा पेश किया गया था। वैसे 1986 में ही उन्होंने लाल किला से घोषणा कर दिया था कि हम शून्य आधारित बजट पेश करेंगे, और उन्होंने 87 में बजट पेश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तो तब क्या होता है, वस्तु का कुल ऊर्जा क्या होता है, तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना वो कम जाती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो बढ़ जाती है। तो उसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर से नीचे गिरते हुए पिंड में कौन सा ऊर्जा होता है, तो ये गतिज ऊर्जा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो भी दुगनी हो जाएगी, वो भी 2x के स्पीड पे हो जाएगी। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय पथ पे घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाता है। देखिए सूर्य की जो ऊर्जा है वो किससे संपन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन से संपन्न होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा जो प्रकाश होते हैं, जो लाइट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो सौर ऊर्जा होता है ना उसको ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होते हैं ना, इसमें एक सेल सबसे पहले तो अर्धचालक के सिद्धांत पे कार्य करता है। ध्यान रखिएगा इसमें एक पीएन संधि लगा होता है। ठीक है, यही पीएन संधि जो होता है ना वो सौर से जो ऊर्जा होती है, जो विकिरण होती है ना, उसको आपतित करता है और ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो पीएन संधि होती है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिलिकॉन का यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार एसआई में पूछा भी हुआ है, तो उसे ध्यान रखिएगा, मैं आपको रिवीजन करा दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। देखिए ये द्रव का जो संरक्षण सिद्धांत है ना वो ये बताता है, द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत ऐसा बताता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में कौन सी ऊर्जा होती है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में। नेक्स्ट है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण आचरण दोनों का ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, तो ये किस में होता है, तो ये रेड क्रॉस अभिक्रिया में ऐसा होता है कि एक ही पदार्थ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे अवकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन आपको बोल रहे हैं। तो पहला कथन है कि अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे ऑक्सीकारक होते हैं, बिल्कुल सही है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, अवकारक होते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए जो धातु होते हैं ना वो धनात्मक होते हैं, ठीक है, और ये जो अधातु होते हैं ना वो ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं ना, जिसके पास नहीं रहेगा वही तो ग्रहण करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और जिसके पास रहता है वही तो वो देता है ना किसी को भी, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकारक एक पदार्थ है, क्या इलेक्ट्रॉन का क्या ये त्याग करती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरे पदार्थों का ये अवकरण करते हैं, बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करते हैं, देखिए ये तीनों का तीनों जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। देखिए लोहे में जंग जो है ना वो ऑक्सीकरण के कारण लगता है, और लोहे में जो जंग लगता है ना उससे बचाने के लिए इस पर हम लोग जस्ता का लेप या फिर जो जस्ता का परत है ना वो चढ़ाते हैं, जिसको हम ग्लाइकोस्टेबिलाइजेशन कहते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, सही कथन पे बताइए। तो हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। दहन ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए पहला कथन यहाँ पे है कि ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि होती है क्या, जी नहीं, जब भी ऑक्सीकरण होगा ना तो वहाँ पे वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होगा।
दूसरा है कि अवकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है। जी बिल्कुल सही है, तो सही पूछा है ना, तो बी ओनली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विहीन लाल रुधिराणु मतलब आरबीसी किस में होता है, तो ये स्तनधारी में होते हैं। कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, तो सलीम अलीम, जिसको वर्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। नर मेढक जो होते हैं वो मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास 2 वोकल होते हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ जो होती है ना वो मादा मेढक की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होती है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये कूट दिया गया है, तो देखिए ये अनियत तापी होते हैं। जी बिल्कुल सही है। इसमें श्वसन फेफड़ों से होता है। देखिए जितने भी मत्स्य जंतु होते हैं ना उनमें फेफड़े से श्वसन नहीं होते बल्कि गिल्स से होते हैं, याद रखिएगा गिल्स से होते हैं। ठीक है, इनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। इनके हृदय में केवल शुद्ध रक्त बहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 और 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संघ के जंतु जो है वो समुद्रीय होते हैं, तो याद रखिए नोडमेटा जो होते हैं इनके जो जंतु होते हैं ना वो समुद्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है कि पायला को घोघा के नाम से भी जाना जाता है क्या? देखिए हाँ, इसे पायला को घोघा के नाम से जाना जाता है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, सीपिया को हम लोग कटल फिश के नाम से जानते हैं। तीसरा है कि ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, जो कि श्रिंग मीन के नाम से भी जाना जाता है। जी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे जो है ना वो 1 2 और 3 तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झींगा और केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये कौन से फाइलम के हैं, तो ये जो है ना वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के हैं। बात करते हैं जंतु जगत में जो सबसे बड़ा फाइलम होता है ना वो आर्थ्रोपोडा ही होता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सुमेलित नहीं, देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो घरेलू मक्खी से क्या टाइफाइड होता है? जी हाँ होता है। रेड फली से क्या काला जार हो? देखिए काला जार जो है ना वो रेड फली से नहीं होता है बल्कि ये सैंड मक्खी से होता है। सैंड मक्खी जिसको बालू मक्खी के नाम से जानते हैं, तो उसी से काला जार होता है। सीसी मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस होता है, बिल्कुल सही है। क्यूलेकस मच्छर से फाइलेरिया होता है, बिल्कुल सही। लेकिन इसका जो बी है ना यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषता का विचार कीजिए। पहला विशेषता है कि जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है, मतलब कोई एक जीव है, ठीक है, उसमें जो है ना वो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पा रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा है कि जीवों में जो उत्सर्जन हो रहा है, मतलब उसके शरीर से जो भी वेस्टेज निकल रही है ना वो मैलपिगियन नली के द्वारा हरित ग्रंथि द्वारा निकलती है। तीसरा कंडीशन है कि जीव रक्त में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो ऐसे कौन से जीव हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सत्य कथन पूछा जा रहा है। पहला कथन है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद होता है। देखिए हाइड्रा का जो प्रचलन जो अंग होता है ना वो कूटपाद नहीं होता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, बिल्कुल सही है। तो 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बट ये इसका जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव को जो है वो बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान करने समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। याद रखिएगा स्पॉन्जिया, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसे तो आप रट ही जाइएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम या संघ क्या होता है, तो ये याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा होता है। यहाँ पे मैंने आपको डे 14 नंबर का सारा मैंने कवर करवा दिया है, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और यार प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जो है आपके लिए ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।